मेरी क्लास में मजे मत लो। लगा दी। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से 9 वर्ष मनाया होगा। क्यों ब्रेकअप हो गया? फिर बकवास क्यों कह रहे हो? कर रही बकवास। अच्छा, कई लोगों का 14 फरवरी के पहले ही ब्रेकअप हो जाता है, तो उनका नया साल खराब हो जाता है। अब शोर शराबा थोड़ा सा कम। 2026 शुरू हो गया और जो लोग भी प्रयागराज यूपीएससी की तैयारी करने या यूं समझ लीजिए कि सफलता की तलाश में आए हैं, एक वर्ष 2025 निकल गया, 26 शुरू हो गया। और जाहिर सी बात है, घर वालों की भी एक लिमिट होगी। कई लोगों को तो जब भेजा जाता है प्रपोजल बना के कि अब आप जाएंगे तैयारी करने, तो उसी समय एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है कि आप 2 साल या 3 साल या 1.5 साल तैयारी कर सकते हैं। 9 वर्ष का मतलब ये होता है कि हम पिछले वर्ष में जो भी मिस्टेक किए हों, मिस्टेक का मतलब मेरी परिभाषा कुछ अलग है। मिस्टेक में सिर्फ एक ही बात को मानता हूं, वो मिस्टेक है कि आप अपने लक्ष्य से कितना करीब हैं और कितना दूर। अलग अलग लोगों की नजर में मिस्टेक की डिफिनेशन अलग अलग हो सकती है, पर मेरी नजर में मिस्टेक की एक ही डिफिनेशन है कि आप अपने कितना लक्ष्य के पास गए और कितना दूर। यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं एन केन प्रकारेण, तो आपने कोई मिस्टेक नहीं की। और यदि ऐसा नहीं है तो इसके अलावा आपने जितने भी कार्य किए सब मिस्टेक ही थी। और सिंपल सी बात है, जब हमारे दिमाग में ये होता है ना कि हमें वहां तक जाना है, तो हम चले जाएंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एहसास होना। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं। अभी दिल्ली में मेरी क्लासेस थी, यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू चल रहा है और यूपीएससी का भी इंटरव्यू चल रहा है, दोनों, क्योंकि लगभग ये 2.5-3 महीने चलता है। तो जिनकी डेट आगे है वो मॉक देते रहते हैं, और जिनकी डेट पहले वो एक आध मॉक देख के सीधा चले जाते हैं। तो जो मैंने रियलाइज किया, ज्यादा नहीं, लगभग 130-140 लोगों के मॉक में मैं था, तो मैंने जो रियलाइज किया कि एवरी पर्सन आर स्मार्ट। पर्सन में मेल फीमेल दोनों इंक्लूडेड है। मतलब किसी को मैंने ऐसा नहीं देखा जो स्मार्ट ना हो और वहां तक पहुंचा हो। और मैक्सिमम ये भी है, मुझे ताजुब हुआ कि 1-2 बच्चे वहां से आए थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। उनमें से एक लड़की थी, 2 लड़के भी थे। उन लोगों ने बताया कि सर आई एम सिंपल ग्रेजुएट, बीए पास, वो भी साल भर पहले, और इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने पूछा कैसे संभव हुआ? कहा सर मैं जब सेकेंड ईयर में था तब से सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। प्रिपरेशन का मेरा एकमात्र तरीका था कि हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें डाइजेस्ट हो जाए। मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे पास भंडार इकट्ठा हो जाता है और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे। उनका कहना था कि हम अगर एक दिन में 2 पेज ही पढ़ पा रहे हैं तो मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं थी, पर 2 पेज ढंग से पढ़ते थे। ढंग का मतलब यह है कि वो अगले 10 साल तक मेरे दिमाग से नहीं निकलेंगे। यही मेरा पढ़ने का तरीका था। तो मैंने पूछा कि एप्टीट्यूड कहां पढ़ा, एप्टीट्यूड कैसे डेवलप हुआ? तो उनका कहना था कि सर मेरे मम्मी पापा ऑलरेडी एप्टीट्यूड वाले हैं, जिस स्कूल में मैं पढ़ा वहां का एनवायरनमेंट ऐसा था। और तीसरा, खान ग्लोबल स्टडी से आपकी ऑनलाइन क्लास भी देखा था।
तो बात ये नहीं होती कि किसने क्वेश्चन किए और कितने क्वेश्चन के आंसर सही आए, बात ये होती है कि हम प्रश्न को देख के सोच पा रहे हैं या नहीं। अगर हम सोच पा रहे हैं तो हम राइट ट्रैक पे हैं। हो सकता है आंसर गलत हो जाए, कोई इशू नहीं, पर प्रश्न सोचना आना चाहिए। मेरे कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि 2026 शुरू हो गया, 9 वर्ष का आज पहला दिन है, कल तो क्लब ऑफ रहा होगा, आज पहला दिन है, तो हम लोगों के लिए आज ही हैप्पी न्यू ईयर है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप घर जाएं ये रियलाइज करें, और जब स्टार्टिंग में आपका बैच स्टार्ट हुआ तब भी मेरी क्लास चली थी 5-6 दिन, तब भी मैंने जितना बता सकता था बताया था। आज आपको फिर बता रहा हूं, सफलता का एकमात्र मंत्र है एन केन प्रकारेण प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, और उतना ही बढ़ना जितना हम डाइजेस्ट कर सके। भोजन का भी एक नियम है, भोजन हमेशा उतना किया जाता है जो आपको डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्ट हो गया तो फिर तो ठीक है, और नहीं तो उल्टी हो जाएगी। और जब मैं ये बात कहूं तो अब चूंकि 9 वर्ष है और आज हमारी आपकी मुलाकात हो रही, तो जाहिर सी बात है कुछ बातें बनती हैं जो आपके लिए मैं बता सकता हूं, जरूर बताऊं। आप 9 वर्ष में कुछ मत करो, केवल संडे, और एक संडे नहीं हो सकता तो अल्टरनेट संडे पे आप एक टाइम निर्धारित कर लो, 10 बजे, 11 बजे, सुबह 5 बजे। वैसे नियम तो यह है कि सुबह 5 बजे, लेकिन आपको जब समय मिल जाए। ऐसे तो आप 5 बजे नहीं उठते हो, मैं जानता हूं, मैक्सिमम लोग नहाते भी नहीं होंगे, सर्दी का टाइम है। लेकिन जो संडे आप फिक्स करें, आज जाके अपने कमरे में चार्ट लगा देना डेट वाइज, और पूछोगे कैलेंडर कहां मिलेगा, मोबाइल में, घर वाले दिलाए ही होंगे। तो आप वहां से संडे का शेड्यूल कर दो। और ये मेरा मंत्र केवल 3 महीने जमाना, केवल 3 महीने। अगर 3 महीने में आप में बदलाव ना आए तो आप बताना, मैं तो केजीएस में ही हूं। सुन तो लो, क्या कर रहा है, संडे क्या करना है, बेहोश होना है। इस बार न्यू वर्ष पर एक मेरे परिचित ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला, और डालने के बाद वो पोस्ट मेरे को भी भेजा। उसमें लिखा था कि सर आप बताइए, जो लोग लिखते हैं आई मिस यू, सुना है किसी ने लिखा है कभी? इधर वालों को लिखा होगा, इधर वालों को नहीं लिखा होगा। इधर वाले कह रहे हैं सर, तो आई मिस यू, उन्होंने कहा कि सर ये जो आई मिस यू होता है, इसका वास्तव में हिंदी में अर्थ क्या होता है? हमने कहा इसका मतलब यही होता है कि हम तुम्हें याद कर रहे हैं। कहा नहीं, थोड़ी देर बाद मैं जवाब भेजूंगा। हम कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने जवाब भेजा, लता मंगेशकर का एक गाना, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। कहा सर आई मिस यू का मतलब यही होता है। हम कहा अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो आप भी मिस करें, जिसको जिसको मिस कर सकते हो उसको मिस करें, लेकिन आप संडे का एक शेड्यूल बना ले, और जिस संडे का शेड्यूल बनाए उस संडे को आप 6 बजे सुबह अपनी चेयर टेबल पे बैठ जाएं, और ज्यादा नहीं, आधे घंटे 45 मिनट आप सिर्फ ये एनालिसिस करें कि पिछले 15 दिन में क्या खोया क्या पाया। आप यकीन मानो, आपको किसी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अपने मोटिवेटर होंगे। 15 दिन ज्यादा होता भी नहीं, मैं तो 7 दिन कह रहा हूं। अगर आपको लगता है 7 दिन ज्यादा है तो आप 15 दिन कर लो। 15 दिन पे आप एनालिसिस करेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अब आप क्या कर रहे हैं। और 15 दिन में आपने क्या पढ़ा है, अपने दिमाग पे जोर डालना, तो आपका दिमाग आपको बताएगा कि कुछ पढ़ा भी है कि नहीं। तो यदि वास्तव में पढ़ा है तो 15 दिन में का वो रिजल्ट आपको शो करेगा, और नहीं पढ़ा है तो अपने पढ़ने के तरीके को बदल दो। 15 दिन की अपने लिए थीम बनाओगे तो मुझे लगता है 2027 या 28 आते आते आपके जीवन में भी रोशनी आ जाएगी। इसके अलावा बेरोजगारी बड़ी खतरनाक चीज है। जो लोग बेरोजगार हैं उनका जीवन बड़ा व्यर्थ है। लड़कियां जो बेरोजगार हैं वो इस सर्दी में भी चूल्हा चौका बर्तन में लगी हुई होंगी। लड़के जो बेरोजगार हैं उनको तो पूछो ही मत, उनकी क्या हालत होती है। और अब जो देश दौड़ रहा है ना, अब इसमें जो तेजी से दौड़ेगा वो तेजी से आगे बढ़ेगा, जो स्लो दौड़ेगा वो पीछे हट जाएगा। एनीवे,
पिछली बार जब बैच स्टार्ट हुआ था तो केवल एक टॉपिक हम लोग किए थे 5-6 दिन की क्लास में, चूंकि ज्यादातर इंट्रोडक्शन में ही निकल गया था टाइम। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस टॉपिक को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको, उसे भरोसा है कि आपको याद होगा। मुझे पता ही है कि याद होगा, और नहीं भी याद है जिनको, जो आज सीधा सीधा 2026 में आए हैं क्लास में, वो भी सुन लें। एक टॉपिक हुआ था कैलेंडर। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो टॉपिक दरअसल पूरा का पूरा 5-6 टॉपिक का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या का समाधान। यूपीएससी के सिलेबस में है ये। उसके अंतर्गत आएगा रैंकिंग, अरेंजमेंट, पजल। ये सारे टॉपिक अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट होंगे, सर्कुलर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सारे पार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही आएंगे। कैलेंडर को मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। कैलेंडर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष, अधिवर्ष। सामान्य वर्ष में 365 डेज होते हैं, यानी 365 दिन, और फरवरी 28 की होती थी। अधिवर्ष में 366 डेज होते हैं, फरवरी 29 की होती थी। किसी भी वर्ष को हम 4 से विभाजित करते हैं, अगर पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो अधिवर्ष, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। लेकिन कंडीशन ऑफ द सेंचुरी, शताब्दी होने पे हम 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। अगर पूरी तरह डिवाइड हो गया तो अधिवर्ष, अन्यथा क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। इसके अलावा हम लोगों ने सीखा था कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। कौन सा मंथ कितने दिन का होता है, यहां से हम काउंट कर लेंगे। तो 7 महीने 31 के होते हैं, 4 30 के और 1 28-29 का होता है। सप्ताह में 7 दिन होंगे, संडे पहला दिन होगा, सैटरडे आखिरी दिन होगा। फिर हम लोगों ने कैलेंडर का कोड याद किया था, मंथ का 144, 025, 146 सामान्य में। मैंने आपसे कहा था कि जितनी क्लास में पढ़ाता जाऊंगा वो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। आप जब 15 दिन पे एनालिसिस करेंगे तो जो आप मेरी क्लास में पढ़े होंगे वो आपको जरूर आएगा, और कुछ आए या ना आए। इसके अलावा जब अधिवर्ष आता है तो फरवरी एक दिन ज्यादा हो जाती है, तो जनवरी फरवरी का कोड एक एक कम कर देंगे, यानी 0 और तो जिस जिस महीने का कोड समान होगा उन सारे महीने के कैलेंडर क्या होंगे, समान होंगे। यहां तक हम लोगों ने सीखा था। फिर हमने सीखा था किसी भी तारीख से दिन निकालना। इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है ऑनलाइन वालों का। अब देखो, एक में लिख रहा है हैप्पी न्यू ईयर डियर श्रद्धा दीदू, जय हो। काम चालू है। आप लोग तो ऑफलाइन में, यहां हम लोग हंसी मजाक चल भी जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि सामने कैमरा होगा और ये स्क्रीन लगी होती है। अब डायरेक्ट कंप्यूटर रोबोट की तरह पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट होते हैं ना, बड़े रोचक होते हैं। ये ऐसी ऐसी बात लिखेंगे बीच बीच में ना कि आत्मा अपने आप हिल जाएगी। जहां भी होते उनको भी पता है कि हमारा कौन क्या कर लेगा, हम दिख ही नहीं रहे, अनसीन है ना। तो किसी भी तारीख से दिन निकालना, तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले तारीख लेते थे, महीने का कोड लेते थे, वर्ष के अंतिम 2 अंक लेते थे। अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देते थे, जो भागफल आता था वो लेते थे, सबको जोड़ते थे, 7 से भाग दे देते थे। 7 से भाग देने के बाद हमारे पास 3 सेंचुरी का टारगेट था। एक दादाजी की थी, मम्मी पापा की थी, और एक आपके बच्चों की थी। हाँ, तो दादाजी को +2, मम्मी पापा को कुछ नहीं, और नेक्स्ट जनरेशन माइनस। वाह भाई वाह। यहां से हम लोग दिन निकाल लेते थे। इसके अलावा ये तो हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट। एक टफ कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यदि किसी प्रश्न में यदि शब्द का इस्तेमाल करे, तो यदि का मतलब होता है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम इसका एक्चुअल फाइंड करते थे, इसका एक्चुअल फाइंड करते थे, और जितना यहां फ्लेक्सिबिलिटी होती थी उतनी यहां फ्लेक्सिबिलिटी कर देते थे। और हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी सामान्य वर्ष में
पहला और आखिरी दिन समान होगा। मतलब जो 1 जनवरी को दिन होगा वही दिन, कल कौन सा दिन था? गुरुवार था। 1 जनवरी 2026 को गुरुवार था, तो 31 दिसंबर 2026 को भी गुरुवार होगा। प्लस हम लोगों ने सीखा था कि कोई अधिवर्ष होगा तो जो दिन 1 जनवरी को होगा वो एक दिन आगे बढ़ जाएगा। और इसका शॉर्टकट भी याद किया था। वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, अगर शेष 0 आ गया तो 28 वर्ष बाद, 1 आया तो 6 वर्ष, और 2 और 3 आया तो 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। किसी भी तारीख में 7 जोड़ें या 7 घटाएं तो दिन अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। इतना ही पढ़े थे ना। क्वेश्चन भी करा दिए थे पीपीटी की कि नहीं? करा दिए थे। पूरा नहीं हुआ था? रुक जाओ, रुक। मिली? आप में से कितने लोग 2026 में पेपर दे रहे हैं ये यूपीएससी का? 4 लोग, ठीक है। शेष लोग 27-28 में देंगे। कितने लोग इस बार कांस्टेबल वाला दे रहे हैं? फॉर्म तो भरे सभी होंगे, लगा तो। प्रयागराज में और कुछ हो या ना हो, जब कोई वैकेंसी आएगी तो या तो आप स्वतः भरेंगे, नहीं लोग मिलके आपको भरवा देंगे, है ना। और यदि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है तो लाइब्रेरी वाले तो फॉर्म फिल करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि टास्क बन जाएगा ना। जब कांस्टेबल का आ गया, उसके बाद दरोगा का आएगा, फिर पटवारी का आएगा, फिर तब तक यूपी पीसीएस आ जाएगा। चलिए पहले बचे हुए प्रश्न मैं करवा देता हूं। ये नीचे लगा है कि ऊपर है? ये किसी के पास लास्ट डे वाली कॉपी है? कोई है जो लास्ट डे आया रहा हो? अब देखो पीछे से हाथ उठा रहा है, वहां कैसे कॉपी देखूंगा मैं? आप में से कोई आया था तो कॉपी दिखा दो। हाँ, अच्छा रफ है, यहां से लिख के जाती हो घर पे, फिर उसको फेयर करती हो। चलो आप रखो। कोई बात नहीं यार, खड़ा है तो इसका मजा क्यों ले रहे हो? हैं? मैं तुम्हारे मजे लूं? और मेरे से वाकिफ हो फिर भी मजे ले रहे हो? ठीक है बेटा।
मैंने आपसे कहा था ना कि मैक्सिमम लड़के जो अपनी कॉपी में लिखते हैं लगभग मोर देन 85%, 85% जो अपनी कॉपी में लिखेंगे 10 दिन बाद वो स्वतः नहीं पढ़ सकते इसमें लिखा क्या है। 85%। 15% लड़के ऐसे होते हैं वो साफ साफ लिखते हैं जो भी लिखेंगे। सुन तो लो, नहीं तुम्हारा 15 में आते हो 85 में, 15 में, ठीक है। तो इसी तरह लड़कियों में 85% लड़कियां ऐसी होती है जो अपना जो भी लिखेंगी वो बकायदे फेयर तरीके से बनाएंगी कॉपी में, साफ साफ। 15% लड़कियों में भी बाबा होती हैं जो फेयर नहीं करेंगे और अपने ही काम चला लेते हैं। ये मैं दोबारा करवा दे रहा हूं। यार ये हिलडुल क्यों रहा है? यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है तो उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सी तारीख होगी? आप एकदम हल मत करो, मैं करा रहा हूं। यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, तीसरा शनिवार 17 तारीख को पड़ता है, ओके। चौथा बुधवार पूछ रहा है। चौथा बुधवार आप तब बता पाएंगे जब पहला बुधवार पता चलेगा। पहला बुधवार तब पता चलेगा जब पहला शनिवार पता चलेगा। तो अगर 17 तारीख को तीसरा शनिवार है तो 7 घटा दो, 10 तारीख को दूसरा शनिवार होगा। और 3 तारीख को पहला शनिवार होगा। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई कि अगर 17 तारीख को तीसरा शनिवार है, 17 में 7 घटाया 10 को दूसरा, और 10 में 7 घटाया 3 तारीख को पहला। पहला शनिवार 3 तारीख को है तो आप ऐसे लिखो 3, यहां है शनिवार, तो 3 से पहले 2 और 1 भी आया होगा, तो यहां रहा होगा शुक्रवार और यहां रहा होगा, यानी 3 तारीख के पहले बुधवार पड़ा ही नहीं था। क्लियर है? जिसको ना समझ में आए तुरंत हाथ उठा देना, क्योंकि क्लास की चुप्पी से मैं अंदाजा लगा लेता हूं कितने परसेंट पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव। जहां ना समझे वहीं हाथ उठाना। 3 तारीख को पहला शनिवार है तो 3 से पहले 2 पड़ा होगा, 2 को शुक्रवार रहा होगा और 1 को गुरुवार रहा होगा। 1 से पहले जो महीना रहा होगा कोई और रहा होगा, हमें तो इसी महीने में निकालना है। तो अगर 3 को शनिवार है तो 4 को, 5 को, 6 को, ये मिला 7 तारीख को बुधवार। पहला बुधवार मिल गया 7 तारीख को। चौथा बुधवार पूछ रहा है तो 7 में 7 जोड़ा 14 को बुधवार, फिर 7 जोड़ा 21 को बुधवार, फिर 7 जोड़ा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े।
ऑनलाइन वालों जिनकी पहली क्लास है वो बिल्कुल चिंतित न रहें, ये क्लास तो ऐप पे अपलोड होगी, वहां से आप प्रीवियस क्लास से उठा के देखोगे तो हो जाएगा। बस अभी थोड़ी देर तक क्वेश्चंस चलेंगे, उसके बाद हम नए टॉपिक पे चलेंगे। जब नया टॉपिक आएगा सबके लिए नया होगा। यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है, एक बात पूरे होश में सुन लो, आवाज नहीं, यह प्रश्न यूपी पीसीएस में आ चुका है इस बार, एज इट इज आया था और इससे पहले भी ये क्लास में पढ़ा चुके थे हम। कह रहा है यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है, और ऐसे प्रश्न की खासियत क्या होती है कि अगर आपने प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा तो एग्जाम में गलत जरूर होगा। तीसरी तिथि को रविवार है तो उसी मास के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? चौथा बुधवार चाहिए, चौथे बुधवार के लिए पहला बुधवार चाहिए, है ना? तो बुधवार का मामला तब आएगा जब पहला बुधवार पता चले। पहला बुधवार पता चलेगा पहली लाइन से। तीसरी तिथि को रविवार है, 3 तारीख को रविवार है, तो 2 और 1 को तो बुधवार पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 2 को शनिवार होगा और 1 को शुक्रवार होगा। 4 तारीख को सोमवार है, 5 को, 6 तारीख को, पहला बुधवार 6 तारीख को पड़ेगा, चौथे बुधवार के 3 दिन बाद है, के बाद। याद आया? 6 में 7 जोड़ा, 13 को बुधवार, 20 को बुधवार, 27 को बुधवार, यह है चौथा बुधवार। इसके के बाद, के बाद नहीं है, के बाद का मतलब एडिशनल 3 दिन बाद, तो 1 2 3 दिन बाद। तो यहां बुधवार है, तो सॉरी यहां 28 तारीख, 29, 30, और यहां क्या होगी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हुआ? कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? अच्छा, आपस में खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। हो गया? चलिए, ऑप्शन ए किसका किसका है? ठीक है। ऑप्शन बी किसी का है? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी,
यदि कोई व्यक्ति 29 फरवरी 1896 को जन्म लेता है तो वह अपना पहला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा? 29 फरवरी है तो लीप वर्ष है 1896, 4 वर्ष बाद आना चाहिए, 4 वर्ष बाद आएगा 1900, और 1900 लीप वर्ष नहीं है क्योंकि शताब्दी है। 1900 400 से कटेगा नहीं तो ये लीप वर्ष है नहीं, यानी इसमें फरवरी केवल 28 की होगी। 1900 के बाद फिर आएगा 1900, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वरुण को अच्छी तरह याद है उसके पिता का जन्मदिन 20 जनवरी के पहले। 20 जनवरी के पहले का मतलब हुआ के पहले का मतलब 20 को नहीं, और 16 जनवरी के बाद है इसका मतलब 16 को भी नहीं। तो देखिए सोलह के बाद और 20 से पहले 17, 18, 19 आएगा। उसकी बहन को अच्छी तरह याद है उसके पिता का जन्मदिन 18 जनवरी के बाद, लेकिन 23 जनवरी के पहले है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22 और 23 से पहले। 16, 18, 20 और 23 ये प्रोहिबिटेड है, निषिद्ध हो गया। अब इन तारीखों में देखेंगे जो इसमें उभयनिष्ठ होगा, कॉमन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जन्म हो गया। अब मैं एक प्रश्न बोर्ड पे लिखता हूं, ठीक है। पिंकी को याद है कि उसके पिता का जन्म उसके पिता का जन्म 'किसी माह की 10 तारीख के बाद और 15 तारीख के पहले हुआ था।
और उसके भाई कल्लू को याद है नहीं, मैंने सोचा प्रश्न में कल्लू पिंकी को भाई बहन बनाई दे। भाई कल्लू को याद है कि पिता का जन्म उसी माह 11 तारीख के बाद और 17 तारीख के पहले हुआ है। तो उसके पिता का जन्म कब हुआ? ऑनलाइन वाले उसके पिता का जन्म 3 दिन लगातार करवा रहे हैं, 12 को भी करवा रहे हैं, 13 को भी, 14 को भी। करवा तो ऑफलाइन वाले भी रहे हैं, पर कुछ लोगों ने रोक रखा है। दस के बाद 11, 12, 13 और 15 से पहले, और 11 के बाद तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 से पहले है। क्या कह रही है, कब हो रहा है? 16 ही सुना था आपने। उसके पिता का जन्म कब होगा? 15 तारीख को। क्यों? तो लोगों ने देखा ये 3 तारीख कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अभी अभी चूंकि यही कार्यक्रम हुआ था, लोग सीसेट में मैक्सिमम लोग फेल होने के पीछे रीजन क्या है कि दरअसल क्या करते हैं, वो मैथ्स रीजनिंग, सीसेट को मैथ्स रीजनिंग समझते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो पढ़ते हैं वो मैथ्स रीजनिंग समझ के ही पढ़ते हैं। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके, अलग अलग अप्रोच, और वही फेल होने का रीजन बनता है। दरअसल सीसेट में जो प्रश्न आएगा वो आपकी समझ के लिए होगा, आपकी समझ को चेक करेगा, अंडरस्टैंडिंग को। और अंडरस्टैंडिंग को चेक करने का तरीका क्या होता है कि जो लोग ट्रेडिशन पे चल रहे हो उससे अलग हट के प्रश्न दे दो, फंस जाएंगे। अभी देखना आप भी फंसोगे थोड़ी देर में। तो जब उसने कहा तो यार ये कॉमन सेंस की बात है, 3 दिन जन्म किसी का होगा कि 12 को भी डेट ऑफ बर्थ, 13 को भी, 14 को भी, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो इसका उत्तर होगा निर्धारित नहीं कर सकते। अब आप लोगों के जो बगल में बैठे हो एक दूसरे की कॉपी चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा किस कैटेगरी के आदमी के साथ बैठे हो।
क्या आपके बगल वाला बाबा है या आम आदमी है? आम आदमी है। क्या हुआ, झगड़ा कर रहे हो क्या? अरे पीछे वालों, क्या हुआ भाई, पीछे झगड़ा क्यों कर रहे हो? यार साथ में पढ़ते हो, साथ में लाइब्रेरी जाते हो, एक ही विधानसभा में चार चार उम्मीदवार हो, फिर आपस में झगड़ा क्यों करते हो? चलो इसी बात पे शायरी सुनाता हूं, लेकिन अब झगड़ा नहीं करना आपस में, उसको आराम से बैठने दो। एक लड़का जा, सुन तो लो, एक लड़का जो लाइब्रेरी में पढ़ता था, नहीं पढ़ते तो तुम भी हो, लेकिन ट्राई करके देख लो, मेरी बात सुनो। लाइब्रेरी में पढ़ता था, और मैं ये बात जानता हूं कि इस क्लास में बैठे हुए मैक्सिमम लोग लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं। जब मैं लाइब्रेरी का नाम लेता हूं, जो जो लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं ना, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। क्या क्या करिए, ज्वाइन करोगी? ज्वाइन करके देख लो, 14 फरवरी तक कुछ बने तो धन ठीक है, नहीं समझ लेना कि जन्म जनगणना के लिए हुआ है। अब चलो हंस लियो तो शायरी टाल देता हूं, जब दोबारा सीरियस हो जाओगे देन। भाई 2 घंटे की क्लास को जिंदा रखने के लिए बीच बीच में चाहिए ना, तो अब चूंकि एक बार माहौल बन गया, इस स्टूडेंट ने मदद कर दी, मेरा मोटो सिर्फ हंसाना था, और आप लोगों के जीवन में बाहर आ गई। अब फिर चलते हैं प्रश्न की दुनिया में। जब कोई ऐसा प्रश्न आएगा कि जिसको पढ़ने के बाद आपकी आत्मा हिल जाएगी, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, और आपके मन में एक ख्याल आएगा कि अब नया साल लगी गया है, सर्दी का मौसम भी है, इसी समय सन्यास की घोषणा करते हैं संगम क्षेत्र में जाके कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, सन्यास ले लेंगे। लेकिन उसके बाद मैं शायरी सुनाऊंगा, कम टू द पॉइंट। शायरी होगी, चिंता ना करो। अभी मैं तुम लोगों पे शायरी सुना दूंगा। अच्छा ये लाइब्रेरी वाले ही हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, है ना? अरे ठीक है, ये इसका ऑप्शनल कुछ और है, तुम कोई और ऑप्शनल चुन लो, क्या दिक्कत है? अब आवाज नहीं आनी चाहिए, जहां आवाज आएगी तो समझ लेना इस बार बड़ा वाला बम छोड़ूंगा। चलो फटाफट क्वेश्चन निकालना है ना, चलो तेजी से, विद इन 30 to 40 सेकेंड इसका आंसर निकालो। एट्टी टू को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 शेष आएगा, 11 जोड़ देंगे, ऑप्शन बी इज द। अगला प्रश्न, ग्यारह में 4 से भाग देंगे, शेष आएगा 3, तो 11 वर्ष बाद रिपीट करके कब?
4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, 6 साल बाद रिपीट करेगा। प्रीवियस ईयर हम लोगों ने कर लिया था, है ना, प्रीवियस ईयर कर लिए थे। अब प्रीवियस ईयर कर चुके थे और कैलेंडर का ये रहा आखिरी प्रश्न। कैलेंडर का आखिरी प्रश्न। ऑनलाइन वालों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कैलेंडर। इसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। आप इसका आंसर फाइंड करो। देखिए, जिन लोगों ने, ऑनलाइन वालों, जिन लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा उसके लिए दुखी ना हो और ज्यादा आंदोलन भी ना करो, क्योंकि कमेंट में पढ़ रहा हूं। शांति से इसको हल करने का प्रयास करो। नहीं हल होता तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग से क्लास देखना। एक ही टॉपिक हुआ है, फिर अभी ठीक 5 मिनट बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए अब आंदोलन वाले कमेंट नहीं दिखने चाहिए। हमारे ख्याल से इसके बाद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हो भी रहा होगा। इस प्रश्न में ना तो कोई फॉर्मूला है और ना ही कोई सिस्टम है। इट्स प्योर रिलेटेड टू योर जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब ऐसी योग्यता कि आप सामान्य समझ रखते हो, और अगर इस प्रश्न को आप नहीं हल कर पा रहे हो, खूब ध्यान सुनो, और हल करते वक्त आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। आप इसको सीरियस होकर अटेम्प्ट करो। यदि आप अटेम्प्ट कर ले रहे हो तो सो गुड, और नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, सीखो। दरअसल सीसेट लेवल का ये रहा प्रश्न। आपको क्या लगता, अभी मैंने पूछा 26 में कितने लोग पेपर देंगे, तो 5-6 ने उठाया, और जब पूछूंगा 27 में तो पूरा पूरा 500-700 लोग हाथ उठाएंगे। 28 पूछूंगा तो फिर उसमें भी आधे उठाएंगे। लेकिन आप ये सोचो ना कि 26 के बाद 27 आएगा तो प्रश्न का लेवल बढ़ेगा, 28 आएगा तो और बढ़ेगा। ठीक है, जिसका आंसर है हाथ उठाए। ठीक है बेटा, आप में से कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर बोल दे, खड़े हो जाओ। ऑप्शन बी, ठीक है, बैठ जाइए। अन्य लोग ट्राई करते रहिए। जिस प्रश्न में बिल्कुल फार्मूला न लगे वही है सी सेट।
ऑनलाइन वालों, इसके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए आपको कैलेंडर टॉपिक भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप नहीं पढ़े हो तो भी कोई बात नहीं, ये समझ से संबंधित है। क्योंकि मैं काफी देर से आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो मैं सोचा एक आध कोई बड़ा काम हो जाए, इसीलिए मैंने दे दिया। जिनका आना था आ गया, और जिनका नहीं आना था अब नहीं आएगा। अब बिल्कुल ईमानदारी से बताना, जैसे जैसे मैं स्टेप पूछूं फिर मैं उसी उसी हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा, एकदम ईमानदारी से। कितने लोग, पहले वो लोग हाथ उठाएं जिन्हें ये प्रश्न ही नहीं क्लियर हो रहा हो कि प्रश्न क्या है। ठीक है, ये ईमानदार लोग हैं, ये जीवन में जरूर कुछ करेंगे, ये बात मैं जानता हूं। एक्सेप्ट कर लेने में कोई अपराध नहीं होता। और ये तो मैं भी जानता हूं कि एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको भी नहीं आता। स्टार्टिंग क्लास में 4-5 दिन तो यही हुआ था ना कि आप कौन हो, यही जानने के लिए तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन लिया था। ऑनलाइन वाले नहीं थे तो इनका नहीं हुआ था, या थे तो ऑनलाइन वाले नहीं कर पाए थे। लेकिन ऑफलाइन में तो मैक्सिमम का इंट्रोडक्शन हो ही गया था कि भाई आप एडिशन सब्सट्रैक्शन के मुद्दे पे कहां खड़े हो। और पहले दूसरी तीसरी क्लास में इंट्रोडक्शन इसीलिए ले लिया जाता है कि हमें भी पता रहे हमें क्या पढ़ताना है। और ये नियम जान लो, जिससे हम सीख रहे हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, और जिसको हम सिखा रहे हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो आपके बारे में मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि शुरुआत की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे जो कि टॉपिक से संबंधित नहीं थे, उससे मैंने आपका असेसमेंट कर लिया था। और अगर आप समझदार होंगे तो अब तक मेरा भी असेसमेंट कर ही लिए होंगे। तो हमेशा जब दोनों लोग तरफ ये पता होता है ना कि हम किससे जान रहे हैं और कौन हमको एक्सप्लेन कर रहा है, तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आता है। तो मुझे अंदाजा रहेगा कि किसको किसको कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इतने लोगों को प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, और जिन लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा है लेकिन हो नहीं रहा है वो हाथ उठाएं अब। ठीक है, पिछले महीने के एकदम बी रिलैक्स, और आपको बताऊं यही है सी सेट। जब मैं कहूं कि ये प्रश्न रहा सी सेट लेवल का, तो आप मान लो यही है, क्योंकि यहां फॉर्मूले की जरूरत नहीं। जैसे ऑनलाइन में भी कोई नहीं लिख सकता कि ये मैंने नहीं पढ़ा। इतना तो सबको पढ़ा है, पता है ना कि जनवरी से दिसंबर 12 महीने ही होते हैं। कौन सा महीना कितने दिन का होता है ये दादा ने, दादी ने, मम्मी पापा ने ये तो सिखाया ही होगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको किसी भी तरह की पूरी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं थी, आपको समझ लगाना था। पिछले महीने की आखिरी सोमवार की तारीख और अगले महीने के पहले गुरुवार की तारीख का योग 29 है। तो पहले तो पहली दूसरी लाइन ही समझो। पिछला और अगला यह शब्द कब इस्तेमाल होता है? जब बीच में भी कुछ हो। जैसे पिछला कल 1 जनवरी, अगला कल 3 जनवरी, तो बीच में कौन है? 2 जनवरी। तो जब भी किसी के आगे लगेगा कि अगला और पिछला, तो इसका मतलब बीच में कुछ है। जैसे गाड़ी में आप जाते हो बाइक से, कार से, लोग कहते हैं अगला टायर पंचर हो गया, पिछला टायर पंचर हो गया। तो ये अगला और पिछला दोनों आए कहां से? क्योंकि बीच में किसी का अस्तित्व था। बीच में बॉडी होती है ना, बाइक की, कार की, तब अगला होता है और पिछला। इसका मतलब यह हुआ, अगला पिछला का मतलब हुआ बीच में कुछ है। पहली बात तो यह समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब यह मामला 1 नहीं 3 महीनों के बीच का है। जिसको ये लाइनें समझ में आ रही हो हाथ उठाए। नहीं समझ में आ रही है?
ये 2 बोतल मैंने रख दी है, नहीं दिख रहा? ये हैं 2 बोतल। इसमें कौन अगली है कौन पिछली बताओ? बता ही नहीं सकते। बता सकते हो? अगर कोई बता रहा है तो समझ लो उसे तुरंत अब टिकट कटाने का समय आ गया है, क्योंकि इसका अगला पिछला बताया नहीं जा सकता। ठीक है, और ये मैं हूं। अब बताओ कौन बोतल अगली है कौन पिछली? पीछे वाली पिछली है और आगे वाले बीच में कौन है? वाह, यही समझना था। समझ में आया? अगला और पिछला अगर कहीं लगा है इसका मतलब बीच का अस्तित्व है। तो यह मामला 1 नहीं 3 महीने का है। पिछला महीना, बीच वाला तो गैप रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद वाला अगले महीने के बीच का एडिशन बोल रहा है। अब शुरू होते हैं। मैं सोचा ये प्रश्न इसीलिए आपको मैं करवाता, वरना करवाता नहीं मैं तो ये चाहता था कि इसको जब मैं करवाऊंगा और आप ट्राई करेंगे तो पहली बात आप थोड़ा सा औकात में रहेंगे, दूसरी बात आप ये समझ जाएंगे कि जब दिमाग वाले प्रश्न आते हैं दिमाग लगता कैसे है। पिछले महीने, इसका मतलब यह है पिछला महीना, यह है अगला महीना, यह है बीच वाला। पिछले महीने के आखिरी सोमवार की तारीख, आखिरी सोमवार जिस भी तारीख को पड़ा था हमें नहीं पता, उसने आपको फ्री किया कि आप सोचो पिछले महीने आखिरी सोमवार की तारीख, और अगले महीने की पहले गुरुवार की तारीख। इनका योग 38 है। तो आपको बताना है कि बीच वाला महीना कौन सा है। ठीक है, अब योग 38 है, तारीखों का योग 38 है, तो 38 योग आए, इसके लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? जिसके दिमाग में आए हाथ उठा के बताता जाए। एक कंडीशन हो सकती है 31 और 7, 38। किसी के दिमाग में दूसरी कंडीशन आ रही हो तो हाथ उठा के बताओ, आराम से बेटा। कौन बताएगा? 30 वाला कहां है? 30 और 8, तारीख जब 8 ले लोगे तो पहला गुरुवार नहीं रहेगा, वो दूसरा गुरुवार हो जाएगा। यही तो समझदारी का खेल है। 35 और 3, आज सिविल लाइन से मेरे से टिकट का पैसा ले लो, हरिद्वार चलो, मैं भी चलता हूं साथ में। 35 का महीना कब होगा बताओ? एक से बढ़ के एक बाबा हैं। एक ने तो एक क्लास में कहा सर 32 और 6, उन्होंने कहा वाह, महीना 32 का हो गया। कई कई ऐसे होंगे बहुत बता देंगे 30 और 8 ले लीजिए। 8 महीने लेने का मतलब हुआ कि दूसरा गुरुवार आ जाएगा, जबकि क्या चाहिए? अगले महीने में पहला गुरुवार 1 तारीख से 7 तारीख के बीच ही पड़ेगा। क्लियर है? और योग 38 आ रहा है, तो हमें किसी तरह से योग 38 पहुंचाने के लिए कैलकुलेशन देखना पड़ेगा ना। तो अगले महीने में मैक्सिमम हम 7 तारीख ले सकते हैं। कई विद्यार्थी कहते हैं सर अगले महीने की आप 7 तारीख को क्यों ले रहे हो, 2 तारीख ले लो। तो अगर 2 ले लेंगे तो फिर पिछला महीना 36 लेना पड़ेगा, और 36 का तो कोई महीना होता नहीं। यानी पिछला महीना मैक्सिमम 31 का हो सकता है, तो ये लिमिटेड है। और अगले महीने का पहला गुरुवार मैक्सिमम 7 को हो सकता है। कितना हो गया? 38। यहां तक क्लियर है? बात आगे बढ़ाएं? ठीक है। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि पिछला महीना हमें 31 का लेना पड़ेगा।
ये क्लियर हो गया। चलें आगे बढ़े। पिछला महीना मैंने 31 का ले लिया और यहां है सोमवार, ठीक है। जहां पे ना समझ में आए तुरंत हाथ उठा देना। मैं चाहता हूं कि केजीएस में जो विद्यार्थी ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, खासकर इस बैच में, वैसे तो सभी बैच के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन कम से कम इस बैच वाले फेल ना हो। और आप फेल एक ही कंडीशन में नहीं होंगे, जब मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे हिस्से आप कंप्लीटली रेडी रखोगे, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन वाला हिस्सा भी मैं ही कराऊंगा। तो कॉम्प्रहेंशन और ये पोर्शन मिला के आपको पास होने में दिक्कत नहीं आएगी। आराम से देखो, 31 तारीख को सोमवार है। अब बीच वाला महीना शुरू करते हैं। तो बीच वाला महीना 1 तारीख से शुरू होगा और 1 तारीख को क्या पड़ेगा? मंगलवार। यहां तक भी किसी को दिक्कत नहीं। अगर 1 को मंगलवार होगा तो 7 जोड़ दो, 8 को भी मंगलवार होगा, 15 को भी मंगलवार होगा, 22 को भी मंगलवार होगा, 29 को भी मंगलवार होगा। कई विद्यार्थी मेरे से पूछते हैं कि सर ये बीच वाला महीना 28, 29 का भी तो हो सकता था। पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हो। चूंकि यहां ऑप्शन में जुलाई, सितंबर और अगस्त दिया हुआ है ना, तो इसलिए हम फरवरी पे विचार नहीं कर रहे। 29 तारीख को मंगलवार। और अगर आप ऐसा न भी करोगे, मान लो आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप 28, 29 का मानना भी चाहते हो, तो इस हिसाब से 28 का महीना लोगे तो सोमवार पड़ जाएगा, फिर 1 तारीख को मंगलवार, 2 को बुधवार और 3 को गुरुवार पड़ जाएगा। जबकि गुरुवार कब पड़ना चाहिए? 7 तारीख को। महीना 29 का लेंगे तो ये महीना खत्म हो गया, तो अगले महीने में 1 तारीख को बुधवार, 2 को ही गुरुवार पड़ जाएगा, तो भी नहीं हो सकता। अब हम महीना 30 का लेते हैं। 30 का ले लिया तो यहां होगा बुधवार। इस हिसाब से अगले महीने 1 तारीख को ही गुरुवार पड़ जाएगा। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वो क्या है? गलत है। सही कब हो सकता है? 31 को सोमवार है, हमने 1 को मंगल लिया, 8 को मंगल लिया, 15 को, 22 को, 29 को मंगलवार। अगर महीना हम 31 का ले लें तो यहां बुधवार और यहां क्या पड़ जाएगा? यानी 31 तारीख को गुरुवार पड़ गया। अब अगले महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 31 को गुरुवार है तो यहां क्या होगा? शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। इसका मतलब बीच वाला महीना कितने का लेना पड़ेगा? 31 का। और ऐसा तभी, और पिछला महीना भी 31 का होना चाहिए, है ना। ऐसा कब होता है? जब जुलाई और, तो जुलाई ये हो गया और ये, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है।
कैसे बेटा? एक कहाँ है? एक कहाँ है? ये वाला? हाँ हाँ, 7 ये और 31 ये, कितना हुआ? 38, 39 कैसे हुआ? नहीं नहीं, पूछने दो, कोई बात नहीं, बताओ बेटा, पूछो। हाँ हाँ, इधर एक कहाँ है? ये वाला? हाँ, कहाँ के दिया है? कैसे दिक्कत आ रही है? उसको आ रही है दिक्कत, तो बहुतों को आई, बड़े बड़ों को आई। और ये समझ लो कि अगर आप इसे सोच नहीं पा रहे थे और हल नहीं कर पा रहे थे, तो इसका मतलब अभी आपको बहुत योग्य बनने की जरूरत है, या तो अपने आप माता पिता को आप धोखा दे रहे हो। बड़ी सिंपल सी कहावत है। अगर आप एलिजिबल नहीं बन रहे हो तो फिर आप घर वालों को धोखा दे रहे हो। और एक बात याद रखना, आपको एक बार जनरल स्टडी के कोई पोर्शन में अभी रट नहीं पा रहे हो, याद नहीं हो रहा, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जब दिमाग सही हो जाएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है सुबह सुबह, आज से ठीक 2 महीने बाद, और आपको फर्स्ट आना है, तो कैसे दौड़ोगे? पहले अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाओगे ना। 2 महीने 3 महीने खा पी के स्ट्रांग बनोगे तभी दौड़ोगे। और यदि आप स्ट्रांग हो गए तो आप दौड़ भी जाएंगे। तो वही खेल यहां पर है। आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आप कुछ भी याद कर लेंगे, कुछ भी समझ लेंगे। मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये प्रश्न जर्नी में करवाता नहीं, पर आज करवा दिया। मैं चाहता था कि आपको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए कि जीवन में करना क्या है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, लिखो मत, उपलब्ध कब हो जाएगा। लिखने में समय ना खराब करो, मेरी बात सुनिए। अब हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो हम कैलकुलेशन वाला टॉपिक करें या विदाउट कैलकुलेशन वाला टॉपिक करें। कितने लोग चाहते हैं कि जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो वो टॉपिक करें? ठीक है। कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग वो टॉपिक करें जिसमें कैलकुलेशन अभी कम हो? कितने लोग चाहते हैं ऐसा टॉपिक हो जिसमें कैलकुलेशन हो, केवल दिमाग लगे? सरकार बन गई। आप चिंता ना करें, ये टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं, शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे, जीरो से, और धीरे धीरे हीरो बनाते चले जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान। ऑनलाइन वालों देख लिया, दिमाग वाला करा रहा हूं। समस्या समाधान, दैट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये टर्म मैंने इसलिए लिखा
ये आपके यूपीएससी के सीसेट के सिलेबस में यही टर्म इंट्रोड्यूस है, टॉपिक नहीं लिखे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब हुआ, समस्या समाधान का मतलब यह हुआ किसी भी समस्या को समाधान तक पहुंचाना। अब सवाल यह होता है कि कोई भी व्यक्ति समस्या समाधान सीखेगा कैसे? उसके लिए किसी माध्यम की जरूरत होगी। तो माध्यम के लिए टॉपिक्स बना दिए गए, टॉपिक में प्रश्नों का लेवल बना दिया गया, उसी लेवल के माध्यम से हम समस्या समाधान सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो ऐसा ना हो, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, लेकिन कभी ऐसा हो कि आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, आप तैयारी के क्रम में आगे बढ़ रहे हो और जब आप पढ़ने की बिल्कुल एकदम ये लेवल पे आ गए थे कि अब आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 3 तरह की कंडीशन होती है। एक, स्टार्टिंग में खेलने का प्रयास करना। दूसरा, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना। और तीसरा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। 3 कंडीशन होती है। मान लो अभी आप एकदम प्रारंभिक स्टेज में हो, मान लो आप हो ही, क्योंकि इतनी देर मैंने भी टेस्ट कर लिया, तो आप अभी एकदम स्टार्टिंग एज पे हो, यानी ओलंपिक में आपको पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल जीतना है। ओलंपिक मैंने क्यों कहा? जिस तरह ओलंपिक में विश्व के अलग अलग देशों के एक से बढ़ के एक धुरंधर पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे ही यूपीएससी में भी धुरंधर ही पार्टिसिपेट करते हैं, गधा वहां पार्टिसिपेट नहीं करता। और जाहिर सी बात है उसमें देश के तमाम आईआईटीज, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज, टॉप क्लास के मेडिकल कॉलेज, यहां से भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है जिस तरह ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए विश्व के चारों तरफ से लोग इकट्ठा होते हैं, वैसे इसमें भी होंगे। तो पहला काम आपने टारगेट फिक्स किया कि आई वांट टू विन अ गोल्ड मेडल, मतलब मैं एक गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूं ओलंपिक में। टारगेट बना लिया, और बनाए ना होते तो हमारी आपकी मुलाकात ना होती, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसका मतलब आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किए हो कि मैं आईएएस बनना चाहती हूं या बनना चाहता हूं। चलो आईपीएस ही बनना चाहते हो। कुछ इसमें होंगे जो सोच रहे होंगे दरोगा बन जाऊं तब भी ठीक है ना? आप बनना चाहते हो, इसको पता ही नहीं आईपीएस, इसको भौकाल लगता होगा ना खाकी वर्दी। आईपीएस मतलब कुछ नहीं, आईपीएस मतलब कुछ नहीं। हर साल जितने आईपीएस होते हैं 100-150, जितनी वैकेंसी होती है उनके हिसाब से, उनमें से जिनका अटेम्प्ट ओवर हो गया या एज ओवर हो गई वो तो आईपीएस में ही रह जाते हैं। उनमें से केवल 2 से 5% ऐसे होते हैं जो आईपीएस में सेटिस्फाई होते हैं। इसके अलावा जितने होते हैं ना हैदराबाद ट्रेनिंग में, वो सारे यूपीएससी का अगले साल फिर पेपर देते हैं आईएएस बनने के लिए, क्योंकि उनका भी फाइनली जो ब्रह्मा होगा वही होगा आईएएस। तो सबको पता है पावर की लड़ाई है। मेरे कहने का मतलब अभी हम स्टार्टिंग फेज पे हैं। इसके बाद जब हमारे पढ़ाई का लेवल बढ़ेगा तो हम ओलंपिक में क्वालिफाई करने लायक हो जाएंगे, यानी आज से साल 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जितनी मेहनत करेंगे, अब आप फाइटिंग की कंडीशन में आएंगे। किससे? वो जो देश के तमाम विद्वान बैठेंगे पेपर में, फिर उनको डिफीट करके आपको आगे निकलना है। तो जब आप क्वालिफाइंग कंडीशन में पहुंचे, उसी समय आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब यह हुआ कि पैसे का जो स्रोत है बंद हो गया। माता पिता मजबूर हो गए कि बाप को पैसे नहीं दे सकते, या परिवार में कहीं से मदद नहीं मिल रही। और एक बात याद रखें, कमजोर व्यक्ति की मदद करने को जल्दी कोई खड़ा भी नहीं होगा। आप जिस दिन आईएएस बन जाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसी दिन आप लोगों से उधार मांग लीजिए, रिश्तेदार लोग मिलकर कम से कम आपको 50 लाख रुपए उधार दे देंगे। उसके पहले आपको 50,000 इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होगा। कई के लिए 5,500 रुपए भी बड़े हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, और एक तरफ आपका पेपर, आपका कंपटीशन, और दूसरी तरफ पैसे की तंगी। यह क्या है? प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के से हमें समाधान निकालना है इस समस्या का। तो समाधान हम निकालेंगे। समाधान के कई स्टेप होते हैं। पहला, यदि हम स्किल्ड हैं, योग्यता है, तो हम अपना मिनिमम टाइम खर्च करके इतना ही पैसा निकालेंगे जितने हमारा मंथली काम चले। पहली कंडीशन। दूसरा समस्या समाधान,
कि अगर हम स्किल्ड नहीं हैं तो जाहिर सी बात है अब हम शारीरिक लेबर ही कर सकते हैं, तब भी हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। तीसरा समस्या समाधान, अगर ये दोनों कंडीशन न बनी तो आप स्किल्ड भी नहीं हैं और आप कहीं नौकरी करने गए, सामने वाले ने कहा 10 से 12 घंटे का काम है भाई, अब आपको पता है कि 10 घंटे आप नौकरी करेंगे तो पढ़ेंगे कब? तो उसका तीसरा समाधान है कि आप नौकरी करें पर सैलरी बढ़ी ले। उसका फायदा क्या होगा? आप 10 घंटे थक के आएंगे लेकिन आपके सपने मरे तो नहीं, आप घर पे आधा 1 घंटा ही पढ़ेंगे, सपनों को जिंदा रखेंगे, 6 महीने आप नौकरी करेंगे और जो आपको सैलरी मिलेगी उसका केवल 1/3 हिस्सा या 1/4 हिस्सा ही आप खर्च करेंगे। जो शेष अमाउंट आप बचाएंगे वो आपकी सेविंग अकाउंट में चलेगी, आपके पास इकट्ठा हो गया। अब उस पैसे से आप घर बैठ करके 12 से 14 महीने आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसका मतलब यह हुआ, इसे कहते हैं समस्या का समाधान। जैसे मैंने एक बात और बताया था, समस्या समाधान में यह भी आता है, आपको स्टार्टिंग बताया था कि एक होता है इमोशनल प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। आपको पता है हमारे सोसाइटी में मैक्सिमम लोग इमोशनल प्रॉब्लम से, क्राइसिस से जूझ रहे हैं और ये इमोशनल क्राइसिस ऐसी क्राइसिस होती है कि इसमें आदमी ना घर का रहता है ना घाट का, उसे दिन में भी तारे नजर आते हैं, रात में भी उसे दिन नजर आने लगता है, क्योंकि इमोशनल क्राइसिस है ना, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। इमोशनल क्राइसिस होती है ब्रेन में। अभी आप इमोशनली किसी बात से हर्ट हो जाए, चोट लग जाए, तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, दिन में चैन नहीं आएगा, भूख लगेगी पर खा नहीं पाएंगे, और मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम इमोशनली होती है। अब समस्या है कि इमोशनल प्रॉब्लम भी एक समस्या है, इसके भी शॉर्ट आउट करने के अपने अपने स्टेप होते हैं। इस स्टेप पे मैं बहुत डिस्कस ना करके सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा और वहीं से आगे बढ़ जाऊंगा। एक प्रश्न था, याद रखना, मैं बोलूंगा चारों विकल्प याद कर लेना। प्रश्न और विकल्प दोनों आपको याद कर लेना एक ही बार में, दोबारा बोलूंगा नहीं। और आप में से किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, चलो बताओ, समझ गए? आप किसी को पसंद करते, सुन तो लो, आप किसी को पसंद करते हैं और उस पसंद के व्यक्ति से आप विवाह करना चाहते हैं और आपके घर वाले कारण सहित विरोध कर रहे हैं। शायद मैं पिछली क्लास में कराया भी था। तो मैंने कहा था कि इसके 4 ऑप्शन बनते थे। पहला, आप घर वालों की बात मान लेंगे। दूसरा, आप घर वालों को समझाएंगे कि विवाह कर लेने दीजिए। तीसरा, आप किसी की नहीं सुनेंगे, कर लेंगे। चौथा, आप मामले को स्टेटस को रखेंगे, यानी 50-50। इसका सीधा सीधा उत्तर क्या होता है? यह एक प्रॉब्लम है। आप इमोशनली अटैच हैं, अटैच इसलिए क्योंकि आप पसंद करते हैं या करती हैं। तो जब पसंद करेगा कोई व्यक्ति किसी को, तो इसका मतलब कुछ स्टेप होंगे। हवा में तो नहीं पसंद करेगा। नहीं, कई बार पसंद आ जाता है, मैं मानता हूं। बस में जा रहे हैं, कोई दिख गया, पसंद आ गया, वो तो हवा में होता है। लेकिन उससे आप विवाह करने की नहीं सोचेंगे। विवाह आप करने का निर्णय तभी लेंगे जब मामला गंभीर होगा, और जब मामला गंभीर होगा तो आपके पास 2 बातें होंगी। जब आप किसी को पसंद करते हो तो आपके पास सकारात्मक, अब आप इसका समाधान देखो कैसे निकलता है। सकारात्मक तथ्य होंगे और विरोध कौन कर रहा है? घर वाले। और जब घर वाले विरोध कर रहे हैं, कई बार मोहल्ले वाले भी उसमें टांग फंसा देते हैं, वो अपने वजह से, उनको ये रहता है ये हटे तो हम आए, मोहल्ले वाले ही करते हैं। लेकिन घर वाले विरोध कर रहे हैं, आपके घर वाले आपके वेलविशर हैं। तो यदि वो विरोध करेंगे तो तथ्यों के साथ करेंगे। तो कैसे तथ्य देंगे? नकारात्मक। मैं आपको सिर्फ समस्या समाधान समझा रहा हूं कि समस्या समाधान है क्या। अब वो नकारात्मक तथ्य देके विरोध करेंगे, आपके पास सकारात्मक तथ्य हैं, क्योंकि पसंद आपने किया था, घर वालों ने नहीं।
इसका मतलब यह हुआ कि अब आपके पास जितने भी फैक्ट हैं सकारात्मक और उनके पास जितने हैं नकारात्मक, आप इन फैक्ट से उनका काउंटर करोगे, है ना। तो यदि आपके फैक्ट ज्यादा बेहतर हुए, पॉजिटिव फैक्ट, तो 99.99% पॉसिबिलिटी है कि आपके घर वाले मान लेंगे। आपके घर वाले हैं ना, दुश्मन थोड़ी हैं कि नहीं मानेंगे, मान लेंगे, कह रहा हम मान लेंगे। और अगर उनके नेगेटिविटी ज्यादा है, मान लिया आपके पास पॉजिटिविटी के लिए 2 ही पॉइंट है कि मुझे बहुत अच्छी लगती है या मुझे बहुत अच्छा लगता है, दूसरा पढ़ने में भी ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी वाले बताते हैं कि पढ़ने में ठीक है। अब ये आपके घर वाले नहीं मानेंगे ना, क्योंकि उनके पास नेगेटिव फैक्ट बहुत ज्यादा होंगे। उस कंडीशन में आपको घर वालों की बात मान लेनी चाहिए। अगर आपके फैक्ट ज्यादा हैं तो घर वाले आपकी मान लेंगे, और उनके फैक्ट ज्यादा है तो अब आप घर वालों की बात मान लीजिए शांति से। और यदि दोनों काम नहीं करोगे, आपको लगेगा नहीं सर मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो यदि कर लोगे या कर लूंगा या कर लूंगी, तो आप तीसरे कदम के लिए भी तैयार रहिए। विवाह होने के बाद संसार में कोई आदमी सुखी नहीं रहता, तो दुख तो आएंगे ही आएंगे। और जब उस समय डिस्प्यूट होगा तो आपके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। और सबसे खतरनाक इसका उत्तर था 50-50, ऑप्शन डी, कि ना इधर कुछ बताएंगे ना इधर। याद रखना, पर्सन शुड बी डिसिसिव, व्यक्ति को हमेशा निर्णायक होना चाहिए। कल सुबह होगी तो मतलब होगी, अब उस बात को पीछे नहीं खींचना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करने का एक फंडा यह भी है कि अपनी बात पे अडिग रहना, बात बात पे चीजों को फ्लेक्सिबल नहीं करना। तो ये होते हैं समस्या समाधान के कुछ फैक्ट। अब समस्या समाधान में जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक होंगे रैंकिंग, सर्कुलर, वर्टिकल, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, पजल के कुछ हिस्से, कंडीशन एंड ग्रुपिंग, और एक होगा मिसलेनियस अरेंजमेंट टाइप का या मिसलेनियस पजल टाइप का। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। और यूपीएससी का एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है, यहां से 3 फायदे होंगे। इन टॉपिक से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आप कर लेंगे। प्लस ये टॉपिक अगर आप ढंग से आप समझ गए, तो जिसको कहते हैं ना कि मैथ में 30 प्रश्न आए, 32 प्रश्न आए, उसमें से 10 से 12 प्रश्न ऐसे होते हैं जो दिमाग से होते हैं, उसमें मैथमेटिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पे मैं एक आपको दिखाता हूं। एक प्रश्न आया कि यदि किसी कोड में P, Q, R, S, T को 4, 5, 10, 12, 15 से व्यक्त किया जाता है, जरूरी नहीं इसी क्रम में। और इसका मतलब यह हुआ कि 5 लेटर और 5 नंबर हैं, तो एवरी लेटर हैव द सिंगल नंबर, हर लेटर के लिए एक नंबर होगा। फिर उसने कहा Q माइनस S इक्वल टू 2S, T इक्वल टू R प्लस S प्लस 3। तो उसने लिखा P प्लस R माइनस T इक्वल टू क्या? ये प्रश्न है। आराम से देखो, बी रिलैक्स। यदि किसी कोड में P, Q, R, S, T को 4, 5, 10, 12, 15 से व्यक्त किया जाता है, जरूरी नहीं इसी क्रम में। फिर उसने आपको समीकरण दिया Q माइनस S
यानी Q में से S घटाएंगे तो 2S के बराबर वैल्यू आ जाएगी। फिर उसने कहा R और S में अगर 3 को जोड़ देंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी। इतना करने के बाद फिर उसने पूछा कि आपको P प्लस R माइनस T ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। अब आप यहां देखो, मैं इसको हल कर रहा हूं। मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने के बाद ऐसे प्रश्न आप तेजी से हल कर लेंगे। एकदम रिलैक्स मोड में बैठो, पेन ना चलाओ। किसी को लगता है पेन चल जाएगी? लग रहा है? किसको किसको लग रहा है? हाथ उठाओ। ठीक है, शेष लोगों को कुछ चल ही नहीं रहा। इतनी क्लास में 700-800 लोगों के बीच में अगर 3 लोगों को 5 लोगों की पेन चल भी रही है तो क्या ही फायदा। एनीवे, आइए इधर देखते। आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा। ये लिखा हुआ क्या? वो बोतल आवाज नहीं, कि तो बोतल गिरा दोगे। ये हमने देखा, ये पढ़ा। वो ये चाहता है, एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आप सोचो कि इनके लिए क्या हो सकता है। आइए मैं सोचता हूं। Q माइनस एस इक्वल टू 2S, तो Q इक्वल टू 2S, ये माइनस एस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब हुआ Q इक्वल टू 3S। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट हो तो बताना। अब आराम से देखो, यानी यस का में 3 का गुणा करेंगे तो Q की वैल्यू आएगी। तो यस की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो 4 तिहाई 12, Q की वैल्यू 12 हो जाएगी। और यस की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो Q की वैल्यू, एकदम आराम से रिलैक्स मोड में। आपके पास यही 2 रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब आप दोनों रास्ते ले लो, पहला और दूसरा। वैसे नियम इसका यह होता है कि जो पहला रास्ता होता है, जो आसानी से आ रहा हो, एक दूसरे नंबर का रास्ता होता है, तो 90% पॉसिबिलिटी यह होती है कि जो दूसरा वाला है उससे आंसर आएगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि एग्जाम में हमारे दिमाग में नहीं आया तो हम क्या करेंगे? चलिए, पहली कंडीशन में हम Q का मान 12 ले लेते हैं 3 गुणित, और यस का मान ले लेते हैं। ठीक है, यस का मान 4 लेंगे तो 4 3 12 हो गया। दूसरी कंडीशन में Q का मान 15 और यस का मान 5। यही 2 कंडीशन होगी। और याद रखना, हर लेटर के लिए एक ही नंबर है। अब यहां ये पहले समीकरण से ये 2 कंडीशन बनेगी। दूसरा देखिए, T इक्वल टू R प्लस S प्लस 3, तो T इक्वल टू R को भी हम छोड़ देते हैं, 3 ये हो गया। यस ले लेते हैं 4, तो 4 और 3 कितना हो गया? अब R की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो? 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, यही ले सकते हो, क्योंकि 4 और 12 तो बुक हो गए हैं ना। तो अगर अब आप 5 लोगे R की वैल्यू, तो 5 4 9 3 ये हो जाएगा 12, T का 12 मान आएगा। जबकि 12 आप किसका मान चुके हो? Q का। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं वो क्या है? गलत। अब अगर इसकी जगह हम ये वाला मान ले तो T इक्वल टू R प्लस S प्लस 3। अगर हम S का मान 5 मान लें और ये 3, 5 3 8 और 8 और 4, तब हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इसका 5 है, इसका 15 है। तो ये देखिए, T इक्वल टू R का मान हमने ले लिया 4,
एस का है 5, ये टोटल कितना आ गया 12 के। अब एक बात क्लियर हो गई कि 12 हो गया पी, 5 हो गया एस, 15 हो गया क्यू और 4 हो गया, तो ये किसका होगा पी का। सबका मान आ गया। अब उसने कहा था P प्लस आर, P प्लस आर माइनस टी, तो P की वैल्यू कितनी है 10, R की वैल्यू है 4 और T की वैल्यू है 12। 14 में से 12 घटाया तो कितना आ गया। और इसमें कहीं भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं है, और यह प्रश्न आया था 2024 में, ये यूपीएससी का प्रश्न है। यानी ये एक प्रॉब्लम थी जिसको दिमाग लगा के आपको सॉल्व करना था। चेहरे तो सूख गए। हमें हमेशा ये पता होना चाहिए, मैंने कहा ना कि हम कौन है ये हमें पता होना चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं ये पता होना चाहिए, कितना पढ़ रहे हैं ये पता होना चाहिए, हम जाएंगे कहां तक वो हमें पता होना चाहिए। और अगर हमें ये नहीं पता है तो फिर जीवन जीने का कोई मतलब है नहीं। तो हमेशा ये बात ज्ञान रखो कि हमें कैसे इंप्लीमेंट करना। एक प्रश्न मैंने करा दिया बोर्ड पर, ये 2024 का प्रश्न है यूपीएससी का। बोलो। आप उनसे नहीं हमसे बोलो। हाँ, किसकी जगह पे? तो 15 तिया ये कितना हो जाएगा? हाँ 45 है कहीं, तो 10 लेके 10 तिया 30 हो जाएगा। किस दुनिया में रहते हो? अगर यस की वैल्यू 10 ले लोगे तो क्यू बराबर 3s है, तो क्यू की वैल्यू 30 हो जाएगी। 30 इसमें है कहीं? मेरी आंखों में देखोगे समझ में आ जाएगा। बैठो, यही तो बात है। बहुत से विद्यार्थी जब उन्हें समझ में नहीं आता केबिन में हमसे मिलने आएंगे तो हमको देखते ही मैक्सिमम उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में मुझे देखते ही कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं ना। क्या मैं सवाल पूछूंगा? समझ गए? ये बाबा स्टाइल नहीं है, ये मैं समझा रहा हूं, और मैं समझाऊंगा तो एकदम फैक्ट ही समझाऊंगा। और अगर मैं चाहता तो पहली बार में ही एस का मान 5 और क्यू का मान 15 ले सकता था ना, पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तब आपके मन में आता है सर आपने 12/4 क्यों नहीं लिया। मैं ये जानते हुए कि 12/4 वैल्यूएट नहीं करेगा, फिर भी मैंने 12/4 लिया, आपको यह बताने के लिए कि एक सामान्य व्यक्ति जो सामान्य समझ रखता होगा वो इसी स्टाइल में करेगा। अब जब धीरे धीरे आप असामान्य हो जाएंगे यानी स्मार्ट हो जाएंगे, स्मार्ट व्यक्ति क्या करेगा? मान लो मुझे पेपर देना हो और मेरे पास ये 2 विकल्प आए, ध्यान सुनना, तो मैं ये विकल्प चॉइस क्यों करूंगा पहली बार ये बता दूं आपको। क्योंकि 4 स्टार्टिंग में है तो मैक्सिमम लोग 4 की ही कल्पना करेंगे, यानी क्वेश्चन बनाने वाला इस तरह बनाएगा कि मैक्सिमम लोग 4 की कल्पना करें तो थोड़ी देर उनका समय खराब हो। भाई 4 यहां है तो लोग 4 तिहाई 12 मान लेंगे, समय खराब होगा। कुछ लोग जो ज्यादा समझदार होंगे वो आगे भी देखेंगे तो 5 तिहाई 15 भी हो रहा है। इसी पे मैंने कहा कि जब 2 पॉसिबिलिटी हो तो जो सेकंड पॉसिबिलिटी होती है ना उसके होने के चांसेस 90% होते हैं। तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में अटेम्प्ट करता तो ये विकल्प तो मेरे भी बनते, पर मैं पहले इसी को ट्राई करता, और जब इससे आंसर नहीं आता फिर मैं इससे ट्राई करता। और आपको बता दूं कि 80% 85% लोग पहले इसे ट्राई करेंगे फिर इसे ट्राई करेंगे। मैं इसको पहले करता, इसको बाद में, और एकमात्र रीजन कि स्टार्टिंग में 4 दिया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े।
एक बच्चे ने लिखा है कि सर हम लोगों के स्कूल का मैम में जो मैथ का टीचर था बहुत बदमाश था। अब मैं आपको ऐसा ही एक प्रश्न और दे दूं या बाद में दूं? बाद में दूं, अब जीवन में कुछ रखा है नहीं, है ना? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, कोई बात नहीं। अब मैं आपको ले चलता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग की दुनिया में। और आज टॉपिक का नाम होगा रैंकिंग। अनुक्रम। ठीक है, अब ये बहुत ही आसान टॉपिक है और मैं एकदम जीरो से शुरू करता हूं। जीरो से मतलब एकदम हल्के से। आप एक प्रश्न लिखिए। पहले लिख लीजिए टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की एक पंक्ति में राजू बाएं से, बाएं से मतलब लेफ्ट से, बाएं से 27वां है, 27th। और दाहिने से 46वां है। दाहिने मतलब राइट से, दाहिने से 46वां यानी 46। बाएं से 27वां, दाहिने से 46वां है, तो उस पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? उस पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? अब आप देखिए, मेरी बात सुनिए। जिनका आंसर आना था आ गया, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कहीं भी, उन्होंने कर लिया, है ना? और ये क्वेश्चन संसार के किसी एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि बहुत आसान है। अब हम थोड़ी देर के लिए, और मेरी बात ध्यान से सुन लो, जितने लोगों के आंसर आ रहे हैं, एक ये करेंगे, एक टाइप 2 करेंगे। और अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो जब ये टॉपिक समाप्त होगा फिर मैं आपको 2 प्रश्न बोलूंगा। एडवांस में बता रहा हूं, आप दोनों का उत्तर नहीं निकाल पाएंगे।
अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तब तो आप उत्तर निकाल लेंगे, नहीं उसका उत्तर नहीं निकलेगा और उसका लेवल यूपीएससी लेवल होगा। तो हम तो तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं, कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं वो अलग की बात है, पर प्रिपरेशन तो यूपीएससी की ही कर रहे हैं, यही मान के चलेंगे। मैं मान के चलता हूं कि मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहा हूं, और आप में से भी बहुत से लोग हैं या सभी लोग मान लो कि हम लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में जब प्रश्न पूछेगा, और आजकल यूपीएससी में जो गणित में भी प्रश्न पूछता है ना, वो लेटर में पूछ रहा है। लेटर का जोड़ना, लेटर का घटाना, लेटर का गुणा, लेटर का भाग। जैसे लिख देगा TQR प्लस PNK इक्वल टू 2200, ये दे देगा। फिर कहेगा TQR PNK, ये जो है 2 से अधिक और 10 से कम दिए गए नंबर हैं, उन्हीं नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। फिर लास्ट में पूछेगा P प्लस Q ऑब्लिक K इक्वल टू व्हाट। सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, कोई फार्मूला नहीं लगेगा, कोई फार्मूला नहीं लगेगा। आप कहोगे सर ये प्रीवियस ईयर होगा तो मैं सॉल्व करके जाऊंगा, तो ये दोबारा आएगा नहीं, कुछ और आएगा। तो हमें मेंटली इस बात के लिए तैयार होना है कि जब हमारे सामने नया प्रश्न आएगा तो हम करेंगे क्या। ठीक है, देखिए 27वां 46वां बाएं और दाएं हमें पता ही नहीं है, हमने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखा। तो अब हम क्या करेंगे, हम चीजों को जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे, ये नंबर बहुत बड़े नंबर है तो हम छोटा नंबर ले लेंगे। मान लेंगे एक लड़का जिसका नाम टिल्लू है, एक लड़का जिसका नाम टिल्लू बाबा है ना। छात्रों की पंक्ति में बाएं से 5वां है, बाएं से और दाहिने से 7वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने होंगे। अब टिल्लू को तो हम बना ही सकते हैं। ये देखो हम सबका फेस इधर हुआ, ये है बायां हाथ और ये है, जिधर आपका बायां उधर टिल्लू का बायां, और जिधर आपका दायां उधर टिल्लू का दायां। तो ये बायां हाथ है, 1 2 3 4, ये देखो मैंने तीर बनाया है और यहां लिखा 5वां। ये कौन है, टिल्लू। ठीक है, सबको दिख रहा होगा, बाएं से 5वां तीर इधर से आ रहा है तो 5वां है, 1 2 3 4 5। यही टिल्लू दाहिने से, यह है दाहिना हाथ, 7वां, 1 2 3 4 5 6। अब आपको खुली आंखों से दिख रहा होगा कि जो टिल्लू है एक बार इधर से काउंट हो रहा है और एक बार इधर से, साफ साफ दिख रहा है। 2 नंबर दिए, इधर से 5वां है, इधर से 7वां, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया, 12। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन टोटल संख्या तो 11 ही आ रही है, जबकि जोड़ने पे 12 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि टिल्लू 2 बार काउंट हो रहा है इसलिए यह संख्या ज्यादा हो रही है। तो -1 इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। यहां से हमने उत्तर सीखा, क्या सीखा कि यदि एक व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में 2 बार काउंट किया जा रहा होगा तो इसका मतलब हुआ टोटल करने के बाद 1 माइनस करेंगे। इसको रटना नहीं, समझना है। ये बाएं से यहां है, ये दाएं से यहां है, 2 बार काउंट हो गया तो ये माइनस कर दिया, टोटल वैल्यू आ गई। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुआ तो यकीन मानिए वो लास्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे नहीं। हम माइनस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है। अब आइए इस प्रश्न में, इसका नाम क्या रखा था मैंने, राजू। ठीक है,
कोई बात नहीं, इसका नाम राजू रखा था। अब ये वाला प्रश्न मैं करने जा रहा हूं। बाएं से ये देखो, ऐसे तीर बनाएंगे, ये है बायां हाथ, बाएं से है 27वां, और यही व्यक्ति दाहिने से 46वां, 73 आया। और याद रखना, ये व्यक्ति तीर देखो, तीर बता रहा है कि ये व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है। 72। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। क्लियर? कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यहां तो क्लास में है, हमारा मुंह इधर है, तो ये बायां है और ये दायां है। मान लिया एग्जाम सेंटर मेरा मुंह इधर हो गया, तब तो जिधर बायां होगा उधर बायां हो जाएगा, जिधर दाहिना होगा उधर हो जाएगा। अगर किसी के मन में आया हो तो बिना पूछे मैंने आपको जवाब दे दिया। आप जिधर चेहरा घुमाते जाएंगे आपका बायां दायां, इनका बायां दायां होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन और करें। लिखो, छात्राओं की एक मेरिट लिस्ट में, छात्राओं की एक मेरिट लिस्ट में चमेली, छात्राओं की एक मेरिट लिस्ट में चमेली ऊपर से 32वें स्थान पे है, नीचे से 27वें स्थान पे है, तो उस मेरिट में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? अब मान लो चमेली के बारे में भी हमें नहीं पता, तो हम यहां भी नया क्वेश्चन बनाते हैं। एक लड़की जिसका नाम चंपा है, वो छात्राओं की मेरिट में ऊपर से 5वें स्थान पे है और नीचे से 4थे स्थान पे है, तो कुल कितने होंगे? तो ये देखो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे है, इसका नाम है चंपा, और चंपा नीचे से 4थे स्थान पे है 3, और ये हुआ 4। जब जब तीर दोनों तरफ से लड़ता हुआ दिखे तो इसका मतलब एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है। तीर हम बना ही इसीलिए रहे हैं, तो ये जोड़ दिया तो 5 4 हो गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने देखा व्यक्ति तो 8 ही है, क्योंकि चंपा 2 बार काउंट हो रही, एक बार ऊपर से और एक बार 8 आ गया। यहां भी यही करेंगे, चमेली ऐसे ऊपर से 32, चमेली नीचे से 27, 7 2 9, 3 2 5, -1 इक्वल टू 58। यह था कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये आपको क्लियर ही हो गया होगा। याद रखना,
एग्जाम में जब आप यूपीएससी का पेपर दे रहे होंगे, और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं उन लोगों का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी, और जो नॉन सिलेक्टेड है उनका भी। जितने प्रश्न को आप पेन चला के जनरेट करोगे उनके गलत होने की संभावना 0.01% होती है। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो, रट रखे हो फॉर्मूला, तो एग्जाम में गलत होगा, इसकी भी गारंटी है। सवाल है कि हम ये तीर क्यों बना रहे हैं? आप छोटा तीर बनाना, पर उससे आपको पता चलेगा ये रहा ऊपर से, ये रहा नीचे से, दोनों यहां टकरा गए, इसका मतलब -1 करना है। यानी एग्जाम में आपको एडिशनल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और कर ही लेते हैं। कौन कह रहा है रहने दीजिए? रहने दो। अगर मेरी क्लास में लगे कि रहने दीजिए ना, तो फिर हरिद्वार का टिकट ले ही लो। मेरी क्लास तो लोग करने के लिए दिल्ली में, क्या जो लोग किसी और बैच में पढ़ते वो भी रिपीट करने आ जाते हैं, है ना। मेरी क्लास में मजा ही इतना है। फिर भी लिखो एक प्रश्न। 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राकेश बाएं से 17वां है, तो दाहिने से राकेश का स्थान ज्ञात कीजिए। अब चूंकि ये टाइप 2 है, आप इसका आंसर भी कर लिए होंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि हमें नहीं आता। अब हमें नहीं आता तो इस प्रश्न को मैं छोटा करूंगा, और जब जब मैं कहूं कि हमें नहीं आता, इस प्रश्न को मैं छोटा करूंगा, तो आप यहीं से सीखें जब कोई बड़ी समस्या आएगी तो कैसे निपटेंगे। मैं मान लेता हूं कि 10 बच्चों की एक पंक्ति है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चों की पंक्ति में हल्लू, लड़के का नाम है, बच्चे का नाम है हल्लू। 10 बच्चों की पंक्ति में हल्लू 1 2 3 4 बाएं से चौथा है। ध्यान देखना, 10 बच्चों में हल्लू बाएं से चौथा है। आराम से इसलिए देखो कि जैसे ही कल प्रश्न कराना शुरू करूंगा नेटवर्क गायब हो जाएंगे। समझे रहोगे तो नेटवर्क आता रहेगा। अभी आपको इजी लग रहा है ना। और ये जो मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूं, ये तो एग्जाम में आएगा भी नहीं, ये तो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये हैं 10 विद्यार्थी, हल्लू बाएं से चौथा है। पूछ रहा है दाहिने से हल्लू का स्थान क्या होगा। अब हमारे पास 2 नंबर हैं, 10 और 4, तो 10 में से 4 घटाया तो कितना आ गया। अब हम देखेंगे कि यहां 6 है कहां। 1 2 3 4 5 6। एक बात पता चली कि अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या दी हुई हो और किसी व्यक्ति की पोजीशन बाएं या दाएं से दी गई हो, तो टोटल में से बाएं या दाएं की पोजीशन घटाएंगे तो वहां से हमें यह पता चलेगा कि शेष इतने व्यक्ति इधर बैठे हुए हैं। भाई 10 में से हमने 4 हल्लू वाला घटा दिया, तो हमने पाया कि हल्लू के दाहिने कितने लोग बैठे हैं, 6। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि दाहिने साइड में 6 होंगे। अब दाहिने तरफ से हल्लू को गिनना है, तो 6 तो आ ही गए। तो अब हम गिनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, और हल्लू क्या हो जाएगा। जो हल्लू बाएं से चौथा था वो दाहिने से क्या हो गया, बढ़ गया 1। क्यों? क्योंकि वो दोबारा काउंट किया गया। तो 6 + 1 = 7वां। आज की क्लास यहीं तक। कल ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। क्या कह रहे हो? कल ये टॉपिक यहीं से कंटिन्यू रखेंगे।
क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। शायरी सुना देता हूं नए साल की।